नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के जो दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। उस चैप्टर में उसकी अगली कड़ी को हम देखेंगे। और इसके पूर्व में मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने देखा था कि 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से होता है और कैसे वहाँ पर जो मौर्य जो वंश था या मौर्य साम्राज्य था वो कैसे अपनी पराकाष्ठा को छूता है। परंतु जैसे कहा जाता है ना कि जब किसी चीज़ का उत्थान होता है तो उसका पतन भी सुनिश्चित होता है। तो 185 ईसा पूर्व के आते आते तक मौर्य वंश की भी जो स्थिति है वह पतन वाली हो जाती है और अंततः बृहदर्थ की हत्या जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है तो यह जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों के बाद जो स्थिति पूरी राजनीतिक परिदृश्य की जो बनती है वो एक अलग तरह की कथा को बयान करती है। मैं बता दूं कि उसके काफ़ी वर्षों तक, लगभग 150 वर्षों तक ऐसा कोई साम्राज्य नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य जो मौर्य का जो साम्राज्यवादी जो नीति थी या उसका जो क्षेत्र था वहाँ तक वो पहुँच सके। कि कौन से राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं राजा के नवीन सिद्धांत, तो हम इसमें देखेंगे कि जो राजा बने थे या मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो शासक बने थे उनके कौन कौन से सिद्धांत आए, या हम उसमें देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो राजा थे वो किस प्रकार से कार्य करते थे। तो इसका जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है दक्षिण के राजा। तो दक्षिण के राजा में एक जिक्र आता है सरदार और सरदारी का। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि था या मगध साम्राज्य था वो था मगध में, और मगध जो है भारत के उत्तरी भाग में था। यूँ कहा जाए कि मौर्य वंश के पतन के बाद जैसे जैसे मगध धीरे धीरे कम हो रहा था उस परिस्थिति में दक्षिण में भी कुछ राजाओं का उदय हुआ, या हम मान सकते हैं कि यहाँ पे उनका उद्भव होना आरंभ हुआ। तो उसमें जो दक्षिण के जो क्षेत्र थे उन्हें तमिलकम कहा जाता था, तमिलकम, ठीक है। और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो शासक आए, जिन शासकों में जो उनका नाम था चोल, चेर और पांड्य सरदार, तो ये जो सारे सरदार थे वो धीरे धीरे से आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एक अपने नए वंश की स्थापना करते हैं और किस प्रकार से दक्षिण भारत की राजनीति में परिवर्तन आता है। यहाँ पर एक चीज़ जो है जानने लायक है या एग्जामिनेशन में भी आता है कि सरदार क्या थे। तो मैं आपको बताऊं कि सरदार का यहाँ पर अर्थ है कि एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता था जो कहीं ना कहीं वो विशेष अनुष्ठान या युद्ध या मध्यस्थता का काम करता था। तो वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अगर हम इसे सीधे शब्दों में या वर्तमान के शब्दों में कहें तो आप इसे सामंत भी कह सकते हैं। वो एक तरह के सामंत होते थे जो कहीं ना कहीं वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे किन चीज़ों में, जो राजा होते थे या जो साम्राज्य होता था किसी भी शासक का उसके संचालन में या उसके संरचना में। तो यहाँ पर सरदार का लगभग वही रोल था। और इतना ही नहीं, इनका काम क्या होता था, जैसे मैंने बताया आपको कि वो मध्यस्थता करते थे युद्धों के बीच में, और क्या करते थे उसके अतिरिक्त जब युद्ध होता था तो उसमें वो भाग लेते थे, उसके अतिरिक्त और वो भेंट भी लेते थे। परंतु एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर वो राजा की तरह टैक्स नहीं लेते थे। तो ये राजा से अलग थे, सामंत के जैसे थे परंतु राजा नहीं थे। तो यहाँ पर सरदार की जो अवधारणा है इसी से प्रतीत होती है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनका काम होता था क्षेत्र को सुरक्षित करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना और प्रजा से टैक्स वसूल करना। तो यहाँ पर जो नवीन सिद्धांत थे उसमें टैक्स की जो महत्ता थी या कर की जो महत्ता थी वो काफ़ी बढ़ी थी। और इन सब चीज़ों में एक नाम प्रमुख आता है सातवाहन का। अब हम पढ़ेंगे आगे इतिहास में कि सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, शकों के बारे में जानेंगे। इनका काम होता था कि जो दूर के भी व्यापारी उनके क्षेत्रों से गुजरते थे तो उनसे वो राजस्व वसूल करते थे। तो हमने इस चरण में देखा कि किस प्रकार से जो राजा के जो नवीन सिद्धांत थे उसके अंतर्गत दक्षिण भारत में सरदार का जो रोल क्या होता था। उस दैविक राजा का कहने का मतलब यहाँ ये है कि राजाओं की पराकाष्ठा को धीरे धीरे इस तरह से प्रदर्शित किया गया कि राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वह एक ईश्वर का दूत है। उन्हें एक देवत्व के रूप में आरंभ करने की या उन्हें प्रतिस्थापित करने की कोशिश की गई। और ये जो धीरे धीरे हैं वो किस तरह से प्रतिस्थापित की गई, जैसे मूर्तियाँ, सिक्के, इन सिक्कों पर उनको
उनके चित्र बनाए गए, जो मूर्तियाँ थी उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई और उन्हें देवपुत्र इस तरह की जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ जो हैं उन्हें दी गई। और इस प्रकार से एक ऐसा महिमा मंडित किया गया जो वो राजा जो होता था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आम जनता से वो काफ़ी बड़ा है, वो देवता के तुल्य है। इस तरह के जो संरचना, सामाजिक संरचना जनता के मन में भरने का प्रयास किया गया है। हम देखेंगे कि हम अगर गुप्त वंश की ओर चलेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से जो गुप्त वंश में बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया। किसका? राजाओं का। आप अगर हम अभिलेखों को देखेंगे तो कहीं कहीं कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक मूर्ति समुद्रगुप्त के बारे में भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त की जो मूर्ति है वही समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुप्त वंश में काफ़ी दूर तक किया था। तो यहाँ पर जो राजा की जो छवि है वो दैविक छवि के रूप में उभारने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, साहित्यों में और सिक्कों में, अभिलेखों में उन्हें इस प्रकार से चित्रित करने का प्रयास किया गया कि राजा एक देवता के दूत हैं या उनके कोई भेजे हुए कोई वैसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर के करीब हैं। और इसी क्रम में एक प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। प्रशस्ति में जिक्र किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में, और इस प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे जो वहाँ के राजकवि थे। उसमें राजा की महिमा को जो है काफ़ी बड़े विस्तृत तरीके से दिखाया गया है, राजा के बारे में या उनके यश का गुणगान किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दैवी राजा के रूप में एक जो रूपरेखा खींचने की कोशिश की गई वो यहीं से अगर देखा जाए तो आरंभ होता है। इसके पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को देखा था, परंतु वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें राजा कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो देवताओं के तुल्य है। कि बदला हुआ देहात, जो बदला हुआ देहात से यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जो उस समय का जो क्षेत्र था या जो सामाजिक परिवेश था उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आने आरंभ होते हैं, उसमें कि राजा की छवि को किस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे कि में शिलालेखों में, मुहरों में उन्हें राजाओं को एक छवि गढ़ने की कोशिश की गई। इन सबों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जो राजा थे उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी। एक जातक कथाएं आती थी, जो बौद्ध जो धर्म के अनुयायी थे उन्होंने जातक कथाओं के बारे में जिक्र किया है। मैं बता दूं कि जातक कथाएं जो थी उसके बारे में ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व के जन्म की जो है उसमें कहानियां दी गई हैं। तो जातक कथाओं में राजाओं के चरित्र के बारे में, उनकी छवि के बारे में जिक्र मिलता है। और दूसरी ओर पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उसमें भी राजाओं के एक चित्र या उनकी जो छवि है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। तो दीतू यह एक जातक कथा के एक बुक का नाम है, एक पार्ट का नाम है, जिसमें दिखाया गया है कि राजा जो होते थे वो क्या होते थे, वो कर लेने वाले होते, यानी कि वो टैक्स वसूल करते थे। मैंने इसके पूर्व में भी आपको बताया था कि टैक्स वसूल करना राजा का एक मुख्य जो कार्य हो गया था। यहाँ टैक्स अभिप्राय राजस्व से है। अगर किसी भी देश में राजस्व अगर प्राप्त नहीं होगा तो वो साम्राज्य जो है कमज़ोर होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था किसमें, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य के जो पतन हुआ था उसमें एक जो अर्थव्यवस्था पर जो आर्थिक दबाव था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राजा की जो छवि थी वो एक टैक्स लेने वाले के रूप में थी। और यहाँ तो राजा और जो जनता थे उनके बीच में जो संबंध था वो संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनके संबंध तनावपूर्ण थे। एक नेक्स्ट टॉपिक है उपज बढ़ाने के तरीके। वो नए कृषि क्षेत्रों को ढूंढ रहे थे या नए कृषि क्षेत्रों की तलाश कर रहे थे, और कावेरी और गंगा के जो तटीय क्षेत्र थे वहाँ पर जो किसान थे वो हलों का प्रयोग कर रहे थे। और हल में जो फाल लगे होते थे वो प्रायः लोहे के होते थे। तो लोहे के फाल का प्रयोग करने से वो भूमि जो उर्वरा भूमि थी वो जब वो खेती करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं अधिक उपज होने में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। इतना ही नहीं, ये जो हल होते थे, लोहे वाले फाल होते थे, उनका जो प्रयोग था वो कहाँ करते थे, जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र थे प्रायः उन अगर हम पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो ये काफ़ी बाद में इसका आरंभ हुआ प्रयोग करना के लिए। वो कुओं का, तालाबों का, नहरों का, इन सब क्षेत्रों का
इन सब चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो उस समय की जो स्थिति थी, जो पहली शताब्दी के आसपास का जो काल था, उस काल में अपनी उपज को बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा प्रायः इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। समाज में विभिन्नता, तो ग्रामीण समाज में विभिन्नता किस प्रकार की थी, तो इसके अगर हम सामाजिक परिदृश्य को देखें तो आपको यह ज्ञात होगा कि बौद्ध कथाओं में एक आता है वर्ड भूमिहीन। भूमिहीन जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो भूमि जोड़हीन, यानी कि वैसे व्यक्ति जो जिनके पास भूमि नहीं है या वो भूमि से वंचित थे। तो एक जिक्र आता है इनका, और इनकी समाज में क्या स्थिति थी, वस्तुस्थिति थी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाता है। और नया वर्ड होते गृहपति। तो गृहपति जो थे वो ऐसे किसान थे या ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो छोटे किसान थे, और वो अपने घर के स्वामी होते थे। उनके घरों में जो काम करने वाले लोग होते थे, जो महिलाएं होती थी, उन पर उनका नियंत्रण होता था। पाली भाषा में अगर देखा जाए तो गृहपति जो शब्द है उसका प्रयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। कहीं कहीं पर हमें जिक्र मिलता है कि गृहपति जो है उन संभ्रांत परिवार के जो लोग होते थे उनको भी गृहपति कह करके उनको संबोधित किया जाता था। इतना ही नहीं, जो ये उस समय का जो काल था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं थीं, उस व्यवस्था में जो सामाजिक जो तना बना था वो भूमिहीन, गृहपति और संभ्रांत, ये 3 लोगों के बीच में ही देखने को मिलता है कि जो ताना बना था वो इस प्रकार का था। एक भूमि दान और संभ्रांत ग्रामीण। एक नया शब्द आता है यहाँ पर भूमि दान का। तो भूमि दान का अर्थ हुआ कि भूमि को दान करना। तो मैं बता दूं पहले कि पहले जब मौर्य साम्राज्य था उस समय इन सब चीज़ों का कहीं पे जिक्र नहीं आता कि भूमि दान से संबंधित। तो भूमि दान का अगर हम देखें अर्थ तो इस प्रकार था कि प्रायः जो भूमि का दान होता था वो किस लिए होता था, वो धार्मिक अनुष्ठानों और जो पुरोहित होते थे उनको दिया जाता था। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, वो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करती है, या फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ताना बाना भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। संस्कृत और तमिल की जो भाषा में अधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं जिसमें भूमि दान के बारे में, उनके बारे में ये चीज़ों का जिक्र किया गया है। भारत में और जहाँ मंदिरों का अस्तित्व था वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या अभिलेखों के साक्ष्यों से ये चीज़ प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भूमि दान के बारे में एक राजनीतिक जो संरचना जिसके बारे में मैंने बात किया कि एक राजनीतिक संरचना भी थी, क्योंकि जो राजा कमज़ोर जब होते थे तब वो क्या करते थे कि जो सामंत होते थे वो उन पर अधिक हावी हो जाते थे। तो सामंतों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए राजा क्या करते थे, उन्हें भूमि दान करते थे। यानी मध्यकालीन भारत के आरंभ में तो वहाँ पर एक प्रथा चली गई थी, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो सरकारी अधिकारी होते थे, जो बादशाह के अंतर्गत या सुल्तान के अंतर्गत जो कार्य करते थे, उन्हें वेतन के बदले उन्हें भूमि दिया जाता है। और इस भूमि देने की जो प्रथा थी उससे इक्ता कहा गया था। वो भूमि दान इसलिए दिया जाता था ताकि नए क्षेत्रों का विकास हो सके, और जब नए क्षेत्रों का विकास होगा तब वहाँ से राजस्व प्राप्ति बढ़ेंगे। यानी कि राजस्व को प्राप्त करने के एक नए स्रोत के रूप में भी हमें इस भूमि दान को इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो राजा की छवि थी वो किस तरह से गढ़ी गई, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो राजा थे वो एक दैविक संरचना के रूप में खुद को समाज में प्रतिष्ठापित करने लगे। और वो जनता के अगर हम आम नज़र में देखें तो वो एक ऐसे शासक के रूप में थे जिनका काम कर वसूलना था। यानी कि राजा और जनता के बीच में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, तनावपूर्ण थे। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो हमें ये ज्ञात होगा कि भूमि हीन का यहाँ पर जिक्र आता है, और फिर भूमि दान के बारे में। तो हम लोग ये जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे आगे चल करके काफ़ी विस्तृत रूप लेती हैं। तो इस चरण में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अगले भाग में हम देखेंगे कि राजा, किसान और नगर में कि नए नगरों का किस प्रकार से उदय हुआ और किस प्रकार से अभिलेख जो है एक ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और